खालिस्तान, पंजाब और अमृतपाल ये शब्द आज मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में छाया हुआ है। हर तरफ इस मुद्दे के चर्चे हो रहे हैं। यहाँ तक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी डिटेलिंग की जा रही है। कोई खालिस्तान आंदोलन के इतिहास की बात कर रहा है या फिर कोई अमृतपाल की। वहीं दूसरी तरफ पंजाब में घमासान मचा हुआ है और वहाँ की राजनीति चरम सीमा पे है। लेकिन इन सब के बीच हमारे दिल को चोट देने वाली एक घटना हम सब ने देखी और वह घटना है लंदन में हमारे तिरंगे का अपमान। इस घटना ने हर एक भारतीय को अंदर से झंझोड़ के रख दिया। इस घटना ने हमें ये सोचने के लिए मजबूर किया कि विदेश में बैठे तिरंगे के गुनहगारों को क्या सजा मिलेगी और टेक्निकली इस केस में क्या हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्म और आज हम बात करने वाले हैं तिरंगे के गुनहगारों को कैसे जवाब देगा हमारा भारत। और साथ ही हम बात करेंगे वियना कन्वेंशन 1961 और द सेंट्रल एडवर्स लिस्ट की। इस मुद्दे पर विस्तार से एनालिसिस करें तो 19 मार्च 2023 को खालिस्तान की मांग कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों ने लंदन में इंडियन हाई कमीशन पर अटैक किया और हमारे तिरंगे का अपमान किया। इस घटना के बाद भारत ने तिरंगे के अपमान और हाई कमीशन की सुरक्षा को लेकर यूके को अपना ऐतराज जताया और साथ ही भारत में रही यूके हाई कमीशन की सुरक्षा को कम कर दिया। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि क्या भारत ने सीधा ही यूके हाई कमीशन की सुरक्षा को कम कर दिया? जवाब है नहीं। अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। दरअसल 2019 में भी भारत सरकार ने जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 317 को हटाया था, तब लंदन में इंडियन हाई कमीशन के सामने इसी प्रकार से प्रदर्शनकारियों ने बखेड़ा खड़ा किया था और तब भी इंडियन हाई कमीशन को वेंडलाइज किया गया था। इससे पहले भी ये प्रदर्शनकारी यूके में इंडियन हाई कमीशन को टारगेट करते रहे हैं। लेकिन 2019 में जब यह घटना बनी तो भारत ने यूके को अंतर्राष्ट्रीय कानून को याद कराया था और इसके साथ ही यूके को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा था, पर यूके ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब भारत ने प्रेशर बढ़ाया तब यूके ने अपने इंटरनल कानून का हवाला देकर कहा, हमारे यहाँ किसी चीज़ का विरोध करना मौलिक अधिकार है, हम इसको रोक नहीं सकते। भारत ने उस वक्त तो इस बात को आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन इस बार जब इंडियन हाई कमीशन को वेंडलाइज किया गया तो भारत ने डिप्लोमेसी के खेल में यूके को धोबी पछाड़ दी थी। भारत ने यूके को अपनी भाषा में जवाब दिया। यहाँ दूसरी एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यूके के कानून के तहत प्रदर्शन करना इन प्रदर्शनकारियों का मौलिक अधिकार हो सकता है, पर हाई कमीशन में तोड़फोड़ और तिरंगे का अपमान अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यही गलती इन प्रदर्शनकारियों ने अभी की है। दरअसल वियना कन्वेंशन 1961 के आर्टिकल 22 के तहत हाई कमीशन के प्रीमाइसेस का अधिकार भारत की संपत्ति के तहत आता है और इसीलिए अब दिल्ली पुलिस ने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज और यूएपीए के तहत इन लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। इस केस की डिटेल में जाए तो यहाँ दो बातें समझनी पड़ेगी। पहला कि वियना कन्वेंशन 1961 क्या है और दूसरा ये मुकदमा भारत में कैसे दर्ज हुआ और उसके क्या मायने हैं। अब वियना कन्वेंशन 1961 की बात करें तो 18 अप्रैल 1961 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विश्व के सभी देशों ने मिलकर डिप्लोमेटिक मिशन के लिए एक ट्रिटी को साइन किया था, जिसे ILC मतलब इंटरनेशनल लॉ कमीशन ने तैयार किया था। इस ट्रिटी को 24 अप्रैल 1964 से लागू कर दिया गया और आज विश्व के 193 देश इस ट्रिटी को मानते हैं और इसी ट्रिटी के तहत भारत और यूके के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन है। अब वियना कन्वेंशन 1961 को ध्यान से देखें तो जैसे हमने आगे बताया, इस ट्रिटी के आर्टिकल 22 के तहत डिप्लोमेटिक मिशन की प्रीमाइसेस का अधिकार भारत की संपत्ति के तहत आता है। मतलब सीधे शब्द में हम कहें तो यूके में जो अटैक हुआ वो यूके की जमीन पर रही भारत की संपत्ति है और इसी वजह से दिल्ली पुलिस ने पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज का मुकदमा दर्ज किया है। यहाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, इस ट्रिटी के तहत सिर्फ प्रीमाइसेस की प्रॉपर्टी ही भारत की संपत्ति की जा सकती है, वहाँ की ज़मीन बिल्कुल नहीं। इसके साथ ही यहाँ एक और बात हम गौर कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यूएपीए के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। अब मज़े की बात यह है, इन प्रदर्शनकारियों में से
कुछ के पास भारत का पासपोर्ट है और कुछ OCI कार्ड वाले। अब पुलिस की FIR की वजह से पासपोर्ट वाले का तो क्रियाक्रम हो ही जाएगा, ना वो UK के रहेंगे न भारत के। और OCI वालों की बात करें तो ये वो लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं हैं, पर OCI मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम के तहत भारतवंशी होने का फ़ायदा ले रहे हैं। उनको यहाँ वीज़ा इजीली मिल जाता है। लेकिन अब इन OCI कार्ड वाले जिन्होंने भारत के खिलाफ प्रदर्शन किया है, उनका नाम सेंट्रल एडवर्स लिस्ट में आ जाएगा और उनका ये OCI कार्ड कोई काम का नहीं रहेगा। इन सब में आपको ये लगेगा कि भाई ये सेंट्रल एडवर्स लिस्ट क्या है। दोस्तों, आपने 2019 में एक न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें लिखा था कि भारत सरकार ने 312 सिख लोगों को द सेंट्रल एडवर्स लिस्ट से निकाल दिया। दरअसल ये सेंट्रल एडवर्स लिस्ट मतलब ब्लैक लिस्ट, ये उन लोगों की सूची होती है जिन्हें भारत वीज़ा नहीं देता। इस लिस्ट को देश की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जारी करता है। अब इस बात को नज़दीक से देखें तो 80 या 90 के दशक में मिलिटेंसी से जुड़े सिख उग्रवादियों ने किसी न किसी देश में पनाह ली हुई थी। पिछली सरकारों ने उन्हें और उनके पूरे परिवारों को सेंट्रल एडवर्स लिस्ट में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो लोग भारत में प्रतिबंधित थे। 2019 में सरकार ने 2 नाम को छोड़ के 314 में से 312 लोगों का नाम इस सूची से हटा दिया था। सरकार की मंशा थी कि ये लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ जाए, अपनी ज़मीन की महक ले। साथ में सरकार ये भी समझती थी कि एक आदमी की गलती पूरा परिवार क्यों भुगते, इसलिए 2019 में वर्तमान सरकार ने उन लोगों को देश से जुड़ने का मौका दिया। पर कहते हैं कि माफ़ी भी उनके लिए होती है जो माफ़ी के लायक होते हैं। इनके लिए सेंट्रल एडवर्स लिस्ट की सूची लंबी करना ही ज़रूरी है। देश के बाहर बैठकर देश को तोड़ने की बात और तिरंगे का अपमान हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए शिकंजा कसना ही ज़रूरी है। सरकार के इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लिए गए कदम की हम सराहना करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है तो सिस्टम में जाके उसको चेंज कीजिए, पढ़िए, लिखिए, IAS IPS बनिए, पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए। किसी के इन्फ्लुएंस में आके हिंसा का रास्ता ना अपनाइए। अपने परिवार के बारे में भी थोड़ा सोचिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद मेरे दोस्तों।